सो जैसे कि मैम ने बताया है कि आज हमारा लास्ट सेशन है। और हमने अपने प्रीवियस सेशंस में बेसिक ऑफ पाइथन कवर किया। कल हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, हमने इफ प्रोग्रामिंग भी करी थी। ठीक है। हमने प्रोग्रामिंग के मैंने आपको बताया था कि तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो आप बेसिक आपको आना चाहिए, एक आपको कंडीशनल कंस्ट्रक्ट आना चाहिए जो हमने कल पढ़ा था, इफ प्रोग्रामिंग, राइट, जिसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तीसरा होता है इंपॉर्टेंट लूपिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अभी कल जो हमने प्रोग्रामिंग की थी इफ की, उसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लूप का कॉन्सेप्ट करेंगे, और ये तीनों ही अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप आगे की प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। ठीक है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं पहले आप कुछ प्रोग्राम्स जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम का क्रंचेस रहेगा और मुझे क्वेरीज भी लूंगी लास्ट में। तो ऑलरेडी जो प्रोग्राम्स हैं उसको एक बार देखकर हम लोग सीख लेते हैं। पहले न्यू आप अपना स्क्रिप्ट मोड ओपन करना। ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कल आपको जो इफ का प्रोग्राम करवाया था वो आपको समझ में आ गया था। कल का प्रोग्राम तो समझ में आ गया था। ठीक है। अब हम देखते हैं एक नया प्रोग्राम। सबसे पहले एज इट इज आपको स्क्रिप्ट मोड ओपन करना है। ठीक है। और उसमें अपना प्रोग्राम आपको रन करना है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ, वी हैव टेकन वन वेरिएबल नम, राइट, जिसकी वैल्यू हमने 8 असाइन करी है, हमने प्रोग्राम में उसकी वैल्यू दी है। नाउ वी नीड टू नो वेदर द गिवन नंबर, वेदर दिस नंबर इज इवन और ओड। ऑड, ठीक है। या तो ये इवन है या ऑड है। इसको कंफर्म करने के लिए मैथमेटिकली हम कैसे करते हैं, आपके सामने भी है कोड। जब हम कोई भी नंबर को ये चेक करना होता है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड है, तो आप कैसे चेक करोगे, आप उसको 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है। अगर नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब तो आपका जो नंबर है वो इवन है। लेकिन अगर 2 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है, तो आपका वो नंबर इवन नंबर नहीं है। ठीक है। मैथ्स में आपने पढ़ा है ना, ऑड नंबर, इवन नंबर। अब इसको अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक नंबर लेंगे, जैसे हमने लिया नंबर, इस नाम इज इक्वल टू 8। मैंने कल आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे और मैंने ये बताया था कि ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर लिया है, बल्कि एक नहीं, मैं दो ऑपरेटर्स हमने ले रखे हैं यहाँ पे। एक तो प्रोसेस कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, दूसरा साथ के साथ चेक कर रहा है। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना इस केस में, ये हमारा इफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट होता है। यहाँ पे हमने लिखा इफ नम, यानी कि नम के अंदर कौन सी वैल्यू है, 8। ठीक है। जो नम के अंदर वैल्यू स्टोर है वो है 8। हम चेक कर रहे हैं इफ 8 डिवाइड बाय 2, लेकिन हमने यहाँ डिवाइड का साइन नहीं, हमने रिमाइंडर का साइन किया है। कल जो मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसमें एक बताया था कि 3 तरह के आपके ऑपरेटर्स होते हैं डिवीजन में भी। एक होता है आपका सिंपल डिवीजन, ठीक है, स्लैश लगाते हैं। एक डबल स्लैश होता है जो करता है फ्लोर डिवीजन, जिसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक में आपको डेसिमल के साथ मिलता है आंसर, और एक में विदाउट डेसिमल, विदाउट पॉइंट के साथ आंसर मिलता है। जैसे याद करो कल जो हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे थे, जिसमें 20 डिवाइड बाय 4, तो जो पहले का आंसर था वो आ रहा था 5.0, और जो नेक्स्ट का आंसर आ रहा था वो आ रहा था 5। ठीक है। क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने वहां फ्लोर डिवीजन यूज किया था। सिमिलरली एक और मैंने आपको ऑपरेटर बताया था, दिस इज नोन एज द मॉड्यूलस। ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर देखने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं दैट इफ नम डिवाइड बाय 2, ठीक है, अगर नम को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आपका रिमाइंडर, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ऑपरेटर होता है ना, बेसिकली दो तरीके से यूज होता है। अगर आप इसको बिल्कुल जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप इसको सिंगल यूज करते हो, सिंगल बार यूज करते हो, तो ये क्या करेगा, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है।
अगर हम इसको एक सिंगल तरीके से यूज करेंगे तो ये आपको इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा। बट अगर हम ये टू टाइम यूज करते हैं, ठीक है, ये टू टाइम अगर हम इसको यूज करें तो ये चेक करेगा, ठीक है, रिजल्ट को चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेगा, इफ नाम डिवाइड बाय टू, यानी कि 8 को अगर 2 से डिवाइड करें तो अगर जो उसका आंसर यानी कि रिमाइंडर 0 आता है वो चेक करेगा इज इक्वल टू 0 और नॉट, ठीक है। आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। कल मैंने आपको यही बताया था ना कि इफ की प्रोग्रामिंग में हम कैसे करते हैं, इफ के नीचे जो लाइन होती है हम वहां तक तब पहुंच पाते हैं जब ऊपर की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अदरवाइज वो दूसरे कंट्रोल, उसका जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है रन करने का, वो दूसरी लाइन में चला जाता है, इस ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो हमारी पहली कंडीशन क्लियर है कि नहीं। अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले कैलकुलेशन क्या आएगा, उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। अब मेरे पास 8 है, 8 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, टेल मी। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 या 1? बिल्कुल 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया कि आपके यहाँ तो कैलकुलेशन हो गई, नम को डिवाइड 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आ गया। अब वो चेक करेगा कि इन दोनों को डिवाइड करने से, नम को 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर 0 है कि नहीं। अब वो चेकिंग कर रहा है। हमने कहा कि हाँ आंसर बिल्कुल 0 है, इसका मतलब ओके, अगर ये आंसर 0 है, ये इसका मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है ये ट्रू हो गई, क्योंकि हमने सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, ठीक है। अब ये ट्रू हो गई क्योंकि दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया था, फिर हमने चेक किया क्या वो 0 है कि नहीं, बिल्कुल है 0, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, ये इफ के ब्लॉक में चले जाएंगे, प्रिंट इवन नंबर, ठीक है। लेकिन अगर ये डिवीजन नहीं होता, ये 0 नहीं होता, तो क्या होता, कहाँ जाते हम एल्स के ब्लॉक में जाते हैं, क्योंकि हमने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे इवन नंबर। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कहाँ जाएंगे, हम एल्स में चले जाएंगे, वो ऑड नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक बार मैं आपको रन करके करा के दिखाती हूँ प्रोग्राम। पहले फाइल को सेव कर देते हैं। इवन डॉट पी वाई, आप पी वाई डॉट पी वाई नहीं भी लिखोगे तब भी आपका वो पाइथन से फाइल में सेव हो जाएगा, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू राइट डॉट पी वाई, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, देखो आपके सामने स्क्रीन आया, क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट इवन नंबर। क्या आया रिजल्ट, इवन नंबर। अच्छा, मैं इसी प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज कर देती हूँ, राइट। यहाँ नंबर की जो वैल्यू है वो 8 की जगह मैं लिख देती हूँ 9, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए क्या, अब ये कैसे रन करेगा, अब नम के अंदर क्योंकि वैल्यू 9 है, तो ये जब कैलकुलेशन करेगा नम को, यानी कि नम के अंदर कौन सी वैल्यू है, 9, 9 को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर चेक करेगा। मुझे बताओ, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, फटाफट बताओ। 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, फास्ट जल्दी चैट बॉक्स में मेंशन करो। 1 आएगा ना, क्या 2 आएगा, ओ सॉरी 0 आएगा, बताओ। रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1, 1 आएगा, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे, ये कैलकुलेशन करके तो रिजल्ट आ गया 1। क्या 1 0 के इक्वल है, 1 0 के इक्वल है। हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि नम को 2 से जो डिवाइड किया उसका जो रिजल्ट आया क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि हमने तो जब नंबर को 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर 1 आया है। अब वो 0 के इक्वल तो नहीं है, तो हमारी इफ की कंडीशन फेल हो गई। अगर पास होती तो हम यहाँ जाते प्रिंट इवन नंबर में, लेकिन ये कंडीशन तो फेल हो गई क्योंकि हमने जो 9 था 9 बोला और 9 का जो आंसर आया वो तो 1 आया, और 1 0 की क्यों नहीं था। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, कहाँ जाएगा प्रोग्राम, प्रोग्राम जाएगा यहाँ पे एल्स के पास, ठीक है।
जो एल्स के नीचे जो लाइन है वो प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करके देखें एक बार। देखो अब क्या आया आंसर, ऑड नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो हमने कितना डायनेमिक था ये प्रोग्राम, इसमें हमने दोनों कंडीशन दे दी थी। ठीक है, इवन की भी कंडीशन दे दी थी, ऑड की भी दे दी थी। सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, उस नंबर पर डिपेंड करता है। अगर नंबर 8 था तो हमें इवन नंबर प्रिंट होकर आया, अगर अगर नंबर 9 था तो हमें क्या प्रिंट होकर आया, ऑड नंबर। ठीक है, अब अगर इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर हम ये वैल्यू खुद ना डिफाइन करके यूजर से मांगे, तो कोई बच्चा ऑड नंबर एंटर करेगा, कोई बच्चा इवन नंबर एंटर करेगा। इस केस में दोनों बच्चों को अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मान लो 2 स्टूडेंट अगर इसको रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, अगर हम कहते हैं नाम की वैल्यू इनपुट कमांड का यूज करके, इनपुट फंक्शन का यूज करके अगर हम किसी यूजर से मांगते हैं, ठीक है एक बार करके दिखाते हैं आपको। यहाँ तो हमने वैल्यू दे रखी है ना, तो एक काम करते हैं, हम वैल्यू यूजर से लेते हैं। एंटर नंबर, आपको यही सिखाया था ना कल कि आप दो तरीके से वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने जो है वैल्यू यूजर से लेंगे। अब अभी हम ये वैल्यू हमने प्रोग्राम में नहीं दी, जब हम इसको रन करेंगे तब हम यूजर से वैल्यू लेंगे, यानी कि हम वैल्यू देंगे इसे। ओके, ठीक है, अब ये नंबर हम दे रहे हैं, राइट। अगर मैं नंबर देती हूँ 5, ठीक है, ये आउटपुट देगा ऑड नंबर। ठीक है, अब एक काम करती हूँ, मैं इसे दोबारा से रन करती हूँ। पहले मैंने 5 नंबर दिया, उसने मुझे आंसर दिया ऑड नंबर। दोबारा से रन करते हैं। अब मैं नंबर देती हूँ 4, आंसर क्या आया, इवन नंबर। दोनों केस में अलग अलग आंसर आ गए ना। इस तरीके से आप बहुत सारी कंडीशन दे सकते हो। उसके लिए हमारे पास होती है एलिफ, ये तो इफ एल्स हो गया। एक और प्रोग्राम होता है एलिफ करके, वो मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ। उसमें हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं और मल्टीपल कंडीशन से अलग अलग सबको आंसर मिलते हैं। ठीक है, एक बार आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। ओके, दिस इज अ गुड वेरी सिंपल प्रोग्राम। अभी तक तो क्या किया कि आपकी जो प्रोग्राम में सिर्फ एक ही कंडीशन थी। ठीक है, मतलब एक कंडीशन में आप चेक कर रहे थे, या तो इवन या ऑड। हो सकता है आपके प्रोग्राम में और भी कंडीशन हो, अब उस केस में हमें और भी चीजें चाहिए होंगी। अभी तक तो इफ या एल्स, या तो ये या वो, या तो अगर आपको ये मिलेगा या बुक, या तो आपको प्रेजेंट 1 या प्रेजेंट 2 ऐसे मिलेगा। और भी कंडीशन हो सकती है, एक बार हम प्रोग्राम देखते हैं। इवन ऑड में तो फिर आपकी दो ही कंडीशन होगी, या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा। एक प्रोग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखो, एक वेरिएबल लिया, बहुत ध्यान से देखना। एक वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर तो पता है आपको क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं बेटा, मेंशन करो चैट में। नहीं पता पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? बेटा जो नंबर जीरो से बड़े होते हैं, यस इशिका गुड, जो नंबर जीरो से बड़े होते हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो नंबर आपके जीरो से लेस देन होते हैं, नीचे होते हैं, उन्हें नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटीजर्स पढ़े हैं ना आपने, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलो अगर नहीं भी पढ़े तो आपको बता दिया, नंबर भी माइनस में भी होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव में तो होते ही होते हैं। तो जो नंबर आपके माइनस में यानी जीरो से नीचे आ रहे होते हैं, अच्छा अभी एक बताओ, कहीं बार आप जाते हो इसका टेम्परेचर कहते हैं -2 डिग्री, -3 डिग्री, क्या होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत नीचे जा रहा होता है ना टेम्परेचर। आपने माइनस वर्ड तो यूज करा ही है किसी डिग्री को बताने के लिए। या टेम्परेचर वहां का -4 डिग्री है, -5 डिग्री है, मतलब कि बहुत लो टेम्परेचर है। ठीक है, तो वहां तो माइनस वर्ड यूज किया होगा, आपने सुना भी होगा लोग बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर ही तो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिचुएशन को। तो अगर आपका नंबर जब जीरो से बड़े होते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जब वो जीरो से नीचे होते हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो, समझ लो। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है नाम नाम का, उसकी वैल्यू है 0, हमने असाइन करी है। अब उसमें हम चेक कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं
अभी तक आपने पढ़ा इफ एंड एल्स, ठीक है। अब हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं। हम चाहते हैं नंबर को चेक किया जाए। अगर नंबर जीरो से बड़ा है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या प्रिंट करेगा? पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास क्या मैसेज मिलेगा? पॉजिटिव। फिर हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं, एल इफ। ये देखो एक और प्रोग्रामिंग कंडीशन है। अभी तक आपने पढ़ा इफ एंड एल्स, एक और आया एल इफ, जब आपकी कंडीशंस ज्यादा होती हैं। ठीक है, आपके पास और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कंडीशंस की। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट पॉजिटिव। इफ नंबर इज लेस देन जीरो, तो हम लिख रहे हैं नेगेटिव। आपने दोनों केस में कंडीशन दी है, आपने इफ के समय भी कंडीशन दी है, आप एल इफ यूज कर रहे हो उधर भी आपने कंडीशन दी है। ठीक है, यानी कि इस नंबर को हर कंडीशन से चेक किया जाएगा। और अगर ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, तो हमें पता है कि फिर फाइनली वो क्या है, वो जीरो है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने जीरो साइन करी है। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले यहाँ जाएगा इफ के पास। इफ इसको चेक करेगा, वो ये कहेगा कि मैं देखता हूँ तुम्हारी कंडीशन ट्रू है भी कि नहीं, तभी मैं तुम्हें प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, तो इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, ये नंबर के अंदर वैल्यू क्या है? जीरो। इसको चेक कर रहा है क्या ये जीरो से बड़ा है। अब जीरो तो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता ना, फॉल्स हो गया। तो इफ ने कहा कंडीशन फॉल्स हो गई, मेरे मुझे मैं तो तुम्हें कंडीशन नहीं दूंगा प्रिंट करने की, अब तुम एलिफ के पास जाओ, उसके साथ अपनी कंडीशन चेक करो। ठीक है, तो नाम ने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। इसके बाद नाम ने फिर चेक किया, एलिफ ने चेक किया कि जो नाम के अंदर जो वैल्यू है वो जीरो है, एंड जीरो इज लेस देन जीरो, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, जो अब वो पहली वाली कंडीशन भी फेल हो गई और दूसरी वाली कंडीशन भी फेल हो गई, क्योंकि जीरो ना जीरो से छोटा है, ना जीरो से बड़ा है। तो बचा क्या फाइनली? ठीक है, जब दोनों कंडीशन में आप फेल हो गए हो, तो आपको फाइनली यहाँ जाना है, प्रिंट जीरो। मतलब कि फिर जीरो ही प्रिंट कर दो, इसका मतलब कि वो नंबर क्या है? वो जीरो है। ठीक है, ना ही वो जीरो से बड़ा है ना ही वो जीरो से छोटा है, तो वो कौन सा नंबर हुआ? वो जीरो हुआ। ठीक है, तो इस केस में आपने देखा मल्टीपल कंडीशन में हम यूज की, हमने तीन कंडीशंस बेसिकली, दो कंडीशन यूज करी, और जब दोनों कंडीशन फेल हो गई तो ऑटोमेटिकली हमने इसको थर्ड सिचुएशन में भेज दिया। ठीक है, समझ में आया? ये आपको क्लैरिटी हो गई? ठीक है, अच्छा इसमें एक काम करते हैं, मैं इसका नंबर की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 5। अब आप मुझे बताओ, चैट में लिख कर दो कि क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो? बताओ फटाफट, जल्दी। पॉजिटिव प्रिंट होगा, गुड। पॉजिटिव प्रिंट होगा ना, क्योंकि आप नंबर चेक कर रहे हो, आपका नंबर 5 है, आपने चेक किया। अच्छा एक चीज और भी बता देते हैं, आप अपने प्रोग्राम में कंडीशंस लिख रहे हो, अगर वो पहली बार में सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे कि हमने चेक किया इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, हम यहाँ गए, इस इफ ने चेक किया नम इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नम के अंदर कौन सी वैल्यू है? 5। इसका मतलब वो चेक कर रहा है 5 इज ग्रेटर देन जीरो, यस 5 इज ग्रेटर देन जीरो। तो उसको उसकी कंडीशन ट्रू हो गई, उसने कहा ठीक है आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, मैसेज पॉजिटिव। वो नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी पहली कंडीशन ही क्लियर हो गई। कंट्रोल नीचे नहीं जाएगा। ये नीचे कब जाएगा? जब पहली बार कंडीशन फेल हो जाती है, तब वो दूसरी साइड से चेकिंग करवाता है, फिर वो थर्ड फाइनली चेकिंग करवाता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास शूज खरीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है कि ऐसी 3 शॉप्स है जहां से बहुत अच्छे शूज मिलते हैं। तो आप क्या गए कि आप पहली शॉप पे गए, आपको वो शूज पसंद नहीं आया, ठीक है, या वो साइज नहीं मिला या कलर पसंद नहीं आया, फिर आप गए दूसरी शॉप पे, वहां भी आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, अब जब दोनों शॉप में पसंद नहीं आया, तो फिर आप तीसरी में चले गए, चलो ठीक है वहां पे नहीं होगा तो कम से कम थर्ड में है। एक रियल लाइफ एनालॉजी से करो। हो भी सकता है कि आप पहली शॉप में गए और आपको पहली शॉप में ही पसंद आ गया शूज, आप दूसरी तीसरी शॉप में जाओगे? जब आप शूज खरीदने गए हो, और अगर आपको 3 शॉप्स आपको पता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको पहली शॉप में आपको मनपसंद आपका शूज मिल गया, तो क्या आप सेकेंड और थर्ड शॉप में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हो। राइट, इसी तरीके से इफ की कंडीशन समझो, इफ में जब पहली बार कंडीशन ट्रू होगी तो पहला ही पॉजिटिव प्रिंट हो गया, बाकी जगह जाएगा ही नहीं वो प्रिंट करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए। गॉट इट? क्लियर हुआ? अब इफ के साथ सबसे बड़ी बात ये है, हम बहुत सारी कंडीशंस देते हैं, पर आउट ऑफ दैट कंडीशन ओनली वन कैन बी ट्रू एंड ओनली वन दैट स्टेटमेंट्स कैन बी एक्सिक्यूटेड। अब ये देखो, जब ये पॉजिटिव प्रिंट हुआ, तो ये नेगेटिव और जीरो प्रिंट नहीं होंगे, एक बार आपको रन करके दिखाते हैं।
देखो पॉजिटिव प्रिंट हुआ, नेगेटिव और जीरो तो प्रिंट नहीं हुआ, कुछ कोई एक ही प्रिंट होगा। ठीक है, कंडीशन है, तभी से कंडीशनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सिर्फ कंडीशन के ऊपर कुछ एग्जीक्यूशन होता है। आप बहुत सारा प्रोग्राम बना लो, आपने मल्टीपल कंडीशन से रखी है, तो कुछ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, एक और इफ का दिखा देते हैं, फिर मैं आपको एक बार लूप स्टार्ट करवा देती हूँ। देखो ये तो बहुत ही रिलेटेबल प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। एग्जाम्स देते हो आप लोग? एग्जाम्स होते हैं ना स्कूल में? अच्छे लगते हैं एग्जाम देना? नहीं, अच्छा नहीं लगता? लगता है ना? ठीक है, नहीं भी लगता तो अभी हाँ तो बोलेंगे। तो अब क्या करेंगे कि ये देखो प्रोग्राम देखो, जब आपके मार्क्स आते हैं, ओवरऑल ग्रेड तो एक ही मिलता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी ग्रेड मिल गया, ऐसा तो नहीं होता। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक ही ग्रेड मिलता है ना, यू गेट ओनली वन ग्रेड। आप ये प्रोग्राम देखो, मार्क्स हैं, मार्क्स हमने दिए 85। ठीक है, मार्क्स में जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? 85। अब उस मार्क्स के ऊपर हमें ग्रेड देना है कि बच्चे का ग्रेड क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हैं तो एलिफ भी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ये ऑपरेटर हमने कल पढ़ा था कि जब दोनों इसमें एक प्रैक्टिकल यूज कर लेते हैं इसका भी। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, चेक करेंगे कि मार्क्स जो हैं, यानी मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है, क्या वो 90 से बड़ी है या उसके इक्वल है। यानी कि मार्क्स अगर 90 है या 90 से ऊपर है, तो उसके लिए क्या ग्रेड मिल जाएगा? ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने दूसरी कंडीशन लगाई, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, अगर 70 है या उससे बड़े हैं तो हम क्या करेंगे? ग्रेड बी। इसको और अच्छा बनाने का भी एक और मतलब हमारे पास रास्ता है, लेकिन हम अभी ये देखते हैं। अगर मार्क्स 70 से बड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेड बी। ठीक है, क्योंकि अब आप बोलोगे कि 70 से बड़ा तो 90 भी हो जाएगा, पर वो तो पहली कंडीशन में ही चेक हो जाएगा ना। अगर मार्क्स 95 आ गए तो वो नीचे तक तो जाएगा ही नहीं। मैंने पहले ही समझाया था ना कि अगर पहली ही कंडीशन में आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नीचे जाएगा ही नहीं कंट्रोल। राइट, तो आपका क्या हुआ कि इसमें अगर 90 नहीं है, 90 से ज्यादा नहीं है, तो वो चेक करेगा दूसरा स्लैब। दूसरे स्लैब में क्या है कि अगर मार्क्स 70 है या 70 से ज्यादा है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 70, तो प्रिंट करेगा ग्रेड बी। क्या मिलेगा? ग्रेड बी मिलेगा। उसके बाद अगर ये भी सिचुएशन नहीं है तो एक और सिचुएशन लगा लेते हैं एलिफ में, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अगर ग्रेटर देन है और उससे ज्यादा है तो क्या प्रिंट करेगा? ग्रेड सी। ठीक है, अब अगर तीनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है तो आई एम सॉरी टू से लास्ट इज फेल। ठीक है, यही होता है ना, रिजल्ट हमेशा ऐसे निकलता है। तो एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ चार्ट में इसमें कौन सा ग्रेड प्रिंट होगा? यस, बी ग्रेड प्रिंट होगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ग्रेड बी प्रिंट हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका मतलब पता है, प्रोग्राम ने पहले यहां गया होगा, प्रोग्राम का जब रन करा होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल यहां गया, ये फेल हो गई कंडीशन। अब यहाँ पे गया, यहाँ पे ट्रू हो गई कंडीशन, ग्रेड बी प्रिंट हो गया। उसके बाद ये कंट्रोल नीचे गया ही नहीं रन करते समय, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन। इससे पता है क्या होता है, प्रोग्राम को रन करने का टाइम भी सेव हो जाता है। ठीक है, और टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में, पता है। आज नहीं तो आपको कल जब इंजीनियर बनोगे आप समझोगे, टाइम इज वेरी क्रूशियल। एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोग्राम को रन करने का टाइम कम से कम होना चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम बेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लैरिटी होगी हमें। तो हमने इफ एल्स और एलिफ पूरा प्रोग्राम हमने सीख लिया। अब आपको बारी आती है लूप समझाने की। तो लूप भी किसी को आइडिया है लूप क्या होता है? लूप क्या बोलते हैं? लूप कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, क्या होता है लूप में? देखो लूप में क्या होता है, जब आप किसी प्रोग्राम को बार बार किसी पॉइंट को रिपीट करना। ठीक है, तो एक बार मैं आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ, दिखाते हैं कि बिना लूप के प्रोग्राम कैसे होता है, और जब हम लूप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो प्रोग्राम कैसे डिफरेंट होता है।
स्वागत है तुम्हारा ऐसे घर में। अच्छा देखिए बेटा, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ऊपर। लूप किस लिए यूज होता है? ये जब आपको कुछ भी लाइन, कुछ भी किसी टास्क को रिपीट करना हो, बार बार रिपीट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे बेसिक प्रोग्राम देखो जो आपके स्क्रीन में है, प्रिंटिंग द स्टेटमेंट, लर्निंग पाइथन 5 टाइम्स मैनुअली। ठीक है, आपको ये लिखना है स्टेटमेंट जिसमें आप चाहते हो कि लर्निंग पाइथन आप 5 टाइम्स आपके स्क्रीन पे प्रिंट होकर आए। ठीक है, उसके लिए आपके पास, प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट होती है, राइट। अब हमें 5 टाइम अगर प्रिंट करवाना है तो सबसे बेसिक चीज क्या है कि हम उसको 5 टाइम्स लिखेंगे। लर्निंग पाइथन, लर्निंग पाइथन, लर्निंग पाइथन, ये जो आपको रिजल्ट देगा ये 5 टाइम प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन ये ना बहुत ही टीडियस टास्क है। अभी तो मैंने 5 टाइम्स बोला है, अगर मैं 50 कह दूं तो आप 50 टाइम्स लिखेंगे? बताइए, क्या हम 50 टाइम्स लिखेंगे इसे? नहीं, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम ये बार बार रेपिटेशंस को अवॉइड कर सकते हैं और सिंपल 1-2 लाइन में ही अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैंने 5 टाइम्स लिखा, लर्निंग पाइथन ये 5 टाइम रिपीट करेगा। मेरे पास एक स्टेटमेंट है, लूप स्टेटमेंट 4। ठीक है, यहाँ देखो 4। अब इसको देखने में तो ये बहुत स्मॉल है, लेकिन इसको समझना बड़ा दिमाग से, थोड़ा सा पेशेंस होके और आराम से बैठ के समझना होगा। कभी बेटा सीट पे बैठ जाओ और सीट पे बैठ के समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो 4i इन रेंज 5, क्योंकि आप चाहते हो कि ये जो लर्निंग पाइथन स्टेटमेंट 5 टाइम रिपीट करे, 5 टाइम प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे। ठीक है, ये नीचे वाला स्टेटमेंट देखना, ऊपर वाला तो हो गया, हम समझ गए। पहले मैंने प्रॉब्लम बताई कि अगर ये एक तरीका है, नॉर्मल तरीका। हम प्रो प्रो वे देखेंगे, क्योंकि हम पाइथन प्रो बन रहे हैं ना, तो हम प्रो वे में जाएंगे। तो प्रो वे में ये काम करने का तरीका ये है। ठीक है, शॉर्ट। अब वो देखो उससे कम है ना, उसमें आपको बहुत ही कम कोड लिखना पड़ रहा है। तो आप देखो 4i इन रेंज 5। अब बेटा रेंज एक फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट एक फंक्शन होता है वैसे रेंज एक फंक्शन की तरह ले लो, क्योंकि अभी जो हाईएस्ट टर्म है वो बाद में यूज करेंगे सीक्वेंस, लेकिन ये इसको फंक्शन की तरह समझो। ठीक है, इसके अंदर हम एक वैल्यू देते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना कंप्यूटर्स में जब ये जो वैल्यू है ना, ये 0 से शुरू होती है। ठीक है, ये ऐसे काउंट नहीं करेगा 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। ये काउंट करेगा 0 1 2 3 4। और एक बात और रखना, जो भी हम इसमें रेंज देंगे उसको ये एक्सक्लूड करेगा। मतलब कि अगर 5 बोला है तो ये प्रोग्राम रन करेगा 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, समझिए कि रन कैसे करेगा। 4i, 4 हमारा लूप, जैसे इफ प्रोग्रामिंग थी ना, वैसे 4 भी एक स्टेटमेंट का नाम है ये हमारा। 4i एक वेरिएबल है, जैसे अभी तक आपने वेरिएबल यूज करे हैं, वैसे आई भी एक वेरिएबल है। इसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जी भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने आई ऑप्ट किया। ठीक है, 4i इन रेंज 5। ठीक है, अगर आपने जब इफ की प्रोग्रामिंग देखी थी तो देखा था उधर भी कॉलन लगा हुआ था। सेम सिंटेक्स यहाँ भी हम फॉलो कर रहे हैं कि हमने फोर लूप लिया है, लेकिन इसके आगे भी हमने एक कॉलन लगा रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे जैसे वहां इंडेंटेशन यूज किया था ना इफ में, ये बताने के लिए कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट ओनली, इसी तरीके से फॉर में भी हमने यही किया है। यहाँ भी कंडीशन चल रही है। फोर में जब हम फोर लूप करते हैं तो यहाँ पे हम एक रेंज दे देते हैं कि ये इतना टास्क है, आपने इतना काम करना है। अब इसको ऑपरेट कैसे करेगा? ठीक है, अब हमने कहा रेंज है 5, यानी कि सिर्फ 5 तक चलना इस लूप को, यानी कि नीचे की जो भी लूप चलेगा ये 5 तक चलेगा। अब मैंने आपको बताया 5 का मतलब ये है कि वो 4 तक चलेगा, पर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 से 4 तक की काउंटिंग करोगे तो कैसे चलेगी? 0 1 2 3 4, अल्टीमेटली 5 हो गया ना। 0 से 4 तक काउंट करोगे तो 5 टाइम्स ही हुआ ना। 0 से 4 तक काउंट करोगे तो 5 टाइम्स होगा। अब ये देखो, पहला पहली वैल्यू क्या होगी? 4i इन रेंज 5। सबसे पहले ये इंटरनल वर्क कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 0 एज्यूम करेगा। ठीक है, आई के अंदर 0 की वैल्यू आएगी। ठीक है, आई के अंदर क्या स्टोर होगा? 0। उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट हो अंदर लूप में चला जाएगा। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। अब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। 4 पहले आई की वैल्यू 0 है। ठीक है,
उसके बाद ये लूप में गया, इसने लर्निंग पाइथन प्रिंट करवा देगा। जब ये दूसरी बार ऊपर जाएगा, ठीक है, कंट्रोल दूसरी बार ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। बेटा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इस प्रोग्राम में ये आई की वैल्यू हमेशा अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। एक बार प्रिंट हुआ, दूसरी बार इंक्रीज हो जाएगी, फिर प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीज हो जाएगी, फिर प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पहले आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, और क्योंकि 5 तो नहीं है, आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे अंदर गया, ये लर्निंग पैटर्न प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब क्या होगा, कंप्यूटर जो है, ये पाइथन जो है, ये वापस यहाँ चला जाएगा आई के पास। वापस जब आई के पास जाएगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। 0 के बाद क्या होता है, 1, ठीक है। तो 0 के बाद 1 हो गया, अब आई की वैल्यू 1 है। ये फिर चेक करेगा, ये फिर चेक करेगा कि 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो 5 से तो कम है, इसका मतलब ठीक है, तुम अभी भी प्रिंट करवा सकते हो लर्निंग पाइथन, ठीक है। हमने चलेगा यहाँ पे, हमने लर्निंग पाइथन प्रिंट करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ, प्रिंट करवाने के बाद ये वापस इसके पास गया, आई के पास। इस बार आई की वैल्यू फिर इंक्रीज हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई, एक मिनट आप बेटा बेटा वो करना, मैं आपको रन करवा के दिखाती हूँ। प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं एक बार आपको। देखो, ये जो लर्निंग पाइथन है इसे काउंट करना। चलो एक बार मैं इसको ये भी हटा देती हूँ जो ऊपर वाला है ना, इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट किसी भी किस भी स्टेटमेंट को अगर आप कमेंट कर दोगे ना, हैश लगा दोगे, तो वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगी, ये भी याद करो, ये भी नई चीज है, ठीक है। अब हमारा जो भी प्रोग्राम रन करेगा वो यही करेगा। इसे भी हटा देते हैं, सिर्फ ये हमारी 2 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। ये 2 लाइन ऑफ कोड है, इसको इस पे ध्यान दो, ठीक है। रन, देखो 5 टाइम पाइथन रिपीट हुआ, पर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, इसको ध्यान से देखना। इसका सारा का सारा गेम क्या है कि इसमें आप आई है, ये आपका वेरिएबल है, यहाँ हमने रेंज दे दिया, रेंज मतलब हमने एक रेंज दे दिया कि इसके आगे वैल्यू नहीं जाएगी। इस समय जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जो आई की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 0 है शुरू से ही। जब 0 है तो ये चेक करेगा फॉर लूप, क्या ये 5 से कम है या ज्यादा है। भाई 0 तो 5 से कम ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे इफ में हम कंडीशन चेक करते थे, यहाँ चेक कर रहे हैं, कंडीशन हो गई ट्रू। आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में गए, वहां लिखा था प्रिंट, तो लर्निंग पैटर्न प्रिंट हो गया एक बार, ठीक है। अब वापस ये फोर लूप के पास गया, वापस गया तो वहां देख, वहां जैसे ही वापस गया तो आई अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि एक बार तो उसने वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो इसके बाद जो वापस गया आई के पास, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, एक एक करके इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये 1 हुई, उसके बाद ये फिर 5 से चेक करेगा, क्या 1 जो है 5 से कम है, छोटा है या बड़ा है। नहीं, 1 जो है 5 से छोटा है। ओके, इसका मतलब कि कंडीशन क्या है, ट्रू है, अभी भी ट्रू है। और ये तब तक ट्रू रहेगी जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी। अच्छा ट्रू है तो ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, दोबारा से लर्निंग पैटर्न प्रिंट हो गया, समझ रहे हो। इसके बाद ये वापस गया आई के पास, आई तो अपना काउंटर बना रहा है, आई तो अपनी काउंटिंग करता चला जा रहा है। पहले आई की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, अब क्योंकि दोबारा वापस गया आई के पास, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, ठीक है। 2 हो गई, फिर से क्या करेगा, 2 को 5 से चेक करेगा, अभी भी छोटी है, ठीक है। फिर कंडीशन ट्रू है तो इसके पास ये फिर चला गया, ठीक है। ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक कि ये वैल्यू आई की वैल्यू 5 के बराबर ना हो जाए या बड़ी ना हो जाए, ठीक है। अगर जिस समय ये कंडीशन ये 5 के इक्विवेलेंट हो गई या 5 से बड़ी हो गई तो क्या होगा, कंडीशन फेल हो जाएगी, प्रिंट करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना आउटपुट, ये बार बार इसी वजह से आया क्योंकि हमने वो अपनी एक्स की आई की वैल्यू थी, वो बार बार उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है।
अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 9 कर देती हूँ, ठीक है, तो कितनी बार प्रिंट होगा ये? कितनी बार प्रिंट होगा? और आई की वैल्यू कैसे, चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि जब ये रन करेगा तो आई की पहली वैल्यू क्या होगी, 0 या 1? आई कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। आई की पहली वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है। और ये कहाँ तक रन करेगा? कहाँ तक रन करेगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये 8 तक रन करेगा, ठीक है, 0 से 8 तक रन करेगा। क्योंकि जैसी 9 को ही एक्सक्लूड कर देगा, जैसी 9 हो जाएगी ये सारा का सारा कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। गॉट इट? तो अगर आपने देखा, आपको अगर जैसे सेम प्रोग्राम हमने ऊपर देखा था जो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में था, जहां हमने सिर्फ प्रिंट प्रोग्राम का यूज किया, प्रिंट प्रोग्रामिंग का, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया था, वहां पे क्या हुआ कि हमें बार बार अगर मैं मुझे 5 टाइम प्रिंट करना है, 10 टाइम प्रिंट करना है, 20 टाइम प्रिंट करना है, तो मुझे वो उतनी ही टाइम वो स्टेटमेंट वो लिखनी पड़ेगी, वो प्रिंट फंक्शन लिखना होगा। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्मार्ट प्रोग्रामिंग नहीं है। स्मार्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास ये लूप्स हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जहां बार बार रेपिटेशन करना पड़ रहा है किसी चीज का, तो आप उसको मैनुअली बार बार मत लिखो। आप क्या करो, लूप्स का यूज करो, ठीक है। लूप्स में आप जितनी बार रेंज में मेंशन कर दोगे उतनी बार वो उतने ही टाइम उसको एग्जीक्यूट कर देगा। देखो आपको लर्निंग पाइथन सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ा, बार बार नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। आपने ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार लिखी है, और जो सारा काम किया वो फोर लूप ने किया, इसको आइटरेट करके। गॉट इट? समझ में आया ये? ठीक है। तो लूप इसी तरीके से वर्क करता है। स्टार्टिंग वैल्यू पहले जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और वो जो अंदर की जो रेंज वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो उससे छोटी हुई तो उसके फोर लूप के अंदर जो ये स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद वो दोबारा से दोबारा कंट्रोल जाएगा आई के पास, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमेशा वन टाइम इंक्रीज, जितनी बार प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि अगर इंक्रीज नहीं होगी फिर तो ये चलता ही रहेगा प्रोग्राम। फिर हम कैसे कंडीशन चेक करेंगे? अगर मान लो आई की वैल्यू इंक्रीज करना भी तो जरूरी है, हमें टर्मिनेट भी तो करना है प्रोग्राम को। अगर आई जितनी बार प्रिंट होगा आई की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, 0 1 2 3 4 5, जहां 9 आई की वैल्यू हो गई वहां प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। बस ये कंडीशन चेक होगी, यहाँ ट्रू और फॉल्स में आंसर आ जाएगा, लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं, वो इंटरनल होगा। यही बात मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लूप्स में काफी यूज होता है इसका, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया आपको ये फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है? तो इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम और करते हैं फॉर लूप का। अच्छा देखो बेटा, अब हम क्या चाहेंगे कि हम एक टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम यूजर से कोई भी एक वैल्यू ले और उसके ऊपर हमारा टेबल प्रिंट हो जाए। इसमें एक चीज आपको और सिखा रहे हैं, एक नई चीज और आपको और बता रहे हैं। अभी तक आपने रेंज में ना एक ही वैल्यू देखी थी, 1 वैल्यू थी ना, 5 था। यहाँ पे जो वैल्यू है हमने 3 वैल्यूज दी है। ये तीनों ना रेंज फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। हम मोस्टली ज्यादातर जब सिचुएशन होती है तब ये तीनों पैरामीटर यूज करते हैं। अदरवाइज हम एक ही पैरामीटर यूज करते हैं, स्टॉप वाला, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये है स्टार्ट, इसे कहते हैं स्टॉप, और इसे कहते हैं स्टेप, ठीक है। होता क्या है कि हम आई की वैल्यू अपने आप एक एक स्टेप इंक्रीज होती रहती है, राइट, इसलिए हम मेंशन नहीं करते। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमें चाहते हैं कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट ना हो, आई की वैल्यू किसी और नंबर से स्टार्ट हो, तो हमें उसे क्लियर करना पड़ेगा। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने उसे कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, हमने कहा था कि ठीक है आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कई बार सिचुएशन ऐसी है, कई बार ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जहां हम नहीं चाहते कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक टेबल बनाना है, आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है या 3 का टेबल प्रिंट करना है, तो आपने शुरुआत किससे करोगे, 3 into 1 या 3 into 0? बताओ किससे करोगे? 3 into 1 से करोगे ना, 3 into 1 is equal to 3, ऐसे करेंगे ना।
उस केस में तो हम चाहेंगे कि जो आई की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट नहीं हो। और जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक तो वो 0 ही लेकर चलेगी। ठीक है, वो लूप में आई की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 रहेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले से क्लियर करेंगे। हम स्टार्ट की वैल्यू दे देंगे कि लिसन आई, यू हैव टू स्टार्ट विद 1 नॉट विद 0। हमें बताना पड़ेगा उस केस में। और उसके बाद आपने वहां 5 देखा था, वो स्टॉपेज पॉइंट होता है। इसी तरीके से यहाँ हमने स्टॉपेज पॉइंट 11 लिखा। अब आपका क्वेश्चन है, टेबल तो 10 तक चलता है, लास्ट फिर हम 11 क्यों लिख रहे हैं? माइंड में क्वेश्चन आया? क्योंकि मैंने लास्ट आपको प्रोग्राम में बताया था कि जो ये जैसे रेंज की जो वैल्यू 5 है उसको एक्सक्लूड करके चलेगा। यानी कि वो अपर बाउंड अपर करके चलेगा, वो उसको ऐड मतलब कंसिडर नहीं करेगा 11 को। 11 कहेगा ये लास्ट वैल्यू है। लेकिन कैलकुलेशन में 11 को यूज नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन कहाँ तक करेगा, 10 तक करेगा। सिर्फ 10 तक कंसिडर करेगा। अगर आप 12 लिखते तो वो 11 तक कंसिडर करेगा। हमेशा एक नंबर आगे बढ़ा के बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके एक नंबर लेस तक की कैलकुलेशन चलती है। अगर मैं चाहती हूँ किसी नंबर का टेबल प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर उसको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। मैं उसे बोलूंगी कि भाई स्टार्ट आप 1 से करना, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट कैलकुलेशन करवानी है। 3 into 1, अगर मैं 3 नंबर दूंगी तो 3 into 1 आए, 3 into 0 होके ना आए पहले। ठीक है, तो 3 into 1 तो मुझे पहले 1 बताना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ टेबल 10 तक चले, फॉर एग्जाम्पल 3 10 30, 3 into 10 30। ठीक है, उस केस के लिए उसमें मुझे 11 देना पड़ेगा, ताकि वो 11 को एक्सक्लूड कर दे, छोड़ दे, और 10 तक की वैल्यूज को कंसिडर करे। ये जो लास्ट का होता है ये होता है स्टेप। मतलब आप क्या चाहते हो, एक एक स्टेप करके आगे बढ़े या दो दो स्टेप करके आगे बढ़े? एक एक स्टेप करके बढ़े। 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, ये तीनों की वैल्यू का जो फर्क पड़ेगा ये आई के साथ होगा। ठीक है, जैसे बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको 3 का टेबल प्रिंट करवाना है, राइट, इफ यू वांट टू प्रिंट टेबल ऑफ 3, उसमें आप चेक करो। मैं लिखती हूँ 3 into 1 is equal to 3, 3 into 2 is equal to 6, 3 into 3 is equal to 9। ठीक है, अब बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फिक्स है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इंक्रीज हो रही है, फटाफट बताओ। इसमें जब ये तीनों मैंने टेबल के नेम बोले, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, तो इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इंक्रीज हो रही है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फिक्स है? कौन सी वैल्यू है जो बिल्कुल फिक्स है, जो चेंज ही नहीं हो रही? और कौन सी, यस, 3 इज फिक्स्ड। जो हम स्टार्टिंग में 3 बोल रहे हैं, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3। ठीक है, जो पहला 3 है वो तो फिक्स है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना। चेंज कहाँ करना है, जो वाली वैल्यू है जिसके साथ कैलकुलेशन हो रहा है। 3 into 1, 1 के बाद क्या होना चाहिए, 2, 2 के बाद क्या होना चाहिए, 3, इस तरीके से इंक्रीज करे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले तो सबसे पहले हम यूजर को अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई तुम अपना नंबर डालो, तुम्हें कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है। सपोज यूजर ने एंटर किया 3। ठीक है, अब वो 3 जो है नंबर कहाँ सेव हो जाएगा, टैब नेम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है, टैब नेम के वेरिएबल में सेव हो गया। इसके बाद वो एक लूप चलाएंगे, जैसे हमने लूप लास्ट टाइम पे चलाया था, फॉर आई इन रेंज 1 11 1। ठीक है, अब जो आई की वैल्यू है इस समय क्या होगी, जल्दी से मुझे बताओ, आई की वैल्यू इस समय क्या होगी? आई की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, टेल मी। यस, आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमने फिक्स करा, यहाँ पे बता दिया कि आई की वैल्यू 1 रखना, 1 से स्टार्टिंग करना। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, आई वो नंबर है 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, इसमें जो 1 2 3 है ना, आई उस नंबर को बना रहे हैं, ताकि वो हर कैलकुलेशन के बाद वो नंबर इंक्रीज होता चला जाए। ठीक है, तो आई इन रेंज 1 11 1, सबसे पहले आई के पास 1 नंबर है। ये 1 नंबर लेकर, क्या 1 11 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। चलो इसके 4 की कंडीशन में चले जाओ। ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, RES। ठीक है, इसके अंदर क्या है, टैब। टैब के अंदर कौन सा नंबर है, वो फिक्स नंबर जो आपने दिया है, 3। 3 इंटू आई की क्या वैल्यू है, 1। 3 into 1 प्रिंट हो गया, कैलकुलेशन होगी, रिजल्ट क्या आएगा, 3। जब ये एक पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये वापस जाएगा आई के पास, और क्या करेगा, क्या आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? टेल मी, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? जल्दी बताओ। इट विल इंक्रीज। ठीक है, इस समय अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 को 11 से कंपेयर करेंगे, 2 11 से छोटा है, दैट्स मीन वो वापस गया लूप के अंदर। देन टैब, टैब की वैल्यू तो फिक्स है 3, जैसे हमने बताया था फिक्स है, 3 into
2, इस समय आई की वैल्यू 2 है और वो रिजल्ट प्रिंट कर देगा। ये आई इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि पूरा 10 तक टेबल प्रिंट ना हो जाए। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको देखो, हम रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू, आई हैव एंटर्ड 3, देखो। हो गया रिजल्ट प्रिंट, 3 का टेबल प्रिंट हो गया ना? कहाँ तक चला? 30 तक, क्योंकि 3 10 से 30। अच्छा, मैं आपको एक और बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ 11 ना करके यहाँ 10 कर देती तो ये कहाँ तक प्रिंट होता? टेल मी, कहाँ तक प्रिंट होता ये टेबल? ये टेबल कहाँ तक प्रिंट होता? टेल मी। अगर यहाँ 10 हो जाता तो कहाँ तक प्रिंट होता ये टेबल? थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। यस, 9 तक, राइट, 3 9 सब। एक बार करके देखते हैं, क्योंकि वैल्यू अपर बाउंड उसको मानता फिर। देखो 27, 3 9, 3 into 9 27। ठीक है, तो बेटा ये आज जो हमने कवर किया फोर लूप, क्योंकि जो आपका वाइल लूप है वो थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। सबसे पहले आप प्रैक्टिस फोर लूप तक की करो। लूपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर लूप से आप काफी कुछ कर सकते हो। इसमें आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कंडीशनल प्रोग्रामिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। टाइम हमारा ओवर हो चुका है, बट इनकेस किसी को कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं 5 मिनट्स बस। बताइए। एनी क्वेरी, एनी डाउट? बेटा कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, बताऊं? Ma'am, you have used loops, ma'am, to do the short programming, ma'am. Ma'am, we can बेटा आपकी also आवाज copy. नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोलो। Ma'am, you had used loops, ma'am, to do short programming. Ma'am, can we also cut and copy the same programming? कैन वी? Copy the same programming. व्हाट यू रियली वांट टू डू विद कॉपी? कॉपी से क्या करना है आपने? Ma'am, you told ma'am that ma'am print ABC, ma'am, kind of example, ma'am. Ma'am, we can also copy the print ABC and paste the अच्छा five अच्छा, you were saying that why we are using loop, instead of that we can copy the same programming, and Yes, learning ma'am. loop we can write for. Okay, if I tell you print the particular statement for 50,000 time, you will going to do it? Copy and paste? How much time it will take you? Ma'am, I it think will. in 2 3 days entirely. So अभी तो छोटी वैल्यू के साथ तो आपको सिग्निफिकेंस समझ नहीं आ रहा, तो सिग्निफिकेंस इज कि वो आपको ज्यादा समझ में आएगा विद द ग्रेटर वैल्यूज। बट फोर लूप के लिए आपको सेम सिंटेक्स रखना है, वही 2 लाइन ऑफ कोड, राइट? गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, एनीवन एल्स? मैम हाँ बेटा प्लीज बोलिए। मैम मैंने कल मैम एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट किया था मैम, वो रन तो हो रहा है मैम, फिर टेबल्स का प्रोग्राम क्रिएट किया था पर वो ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। वो ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा है? यस सर, यस मैम, सॉरी मैम। कैन आई आप कैन आई स्क्रीन शेयर? बेटा एक बार स्क्रीनशॉट भेजो उसमें चैट में। स्क्रीन शॉट? ओके मैम। आता है स्क्रीनशॉट बेटा लेना? यस मैम। हाँ प्लीज भेजो चैट में स्क्रीनशॉट। मैम टिल देन हम कोई और क्वेरी ले लेते हैं, बताओ। एनीवन एल्स? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा बोलिए। Ma'am, yesterday I created a Python program. ओके, Ma'am, just wait a sec. Ma'am, I created the Python program and I did what you do in the previous first session. And when I try to print, it is saying error. error. Yes, Did you ma'am. close the bracket properly?
Did you use the input and in function? Yes, ma'am. So in that statement, kindly check you have used two bracket for closing. Yes. कई बार ये हो जाता है कि हम एक ही ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, दोनों ब्रैकेट नहीं लगाते। आप स्क्रीन पे देखो, जैसे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आई हैव यूज्ड इंट एंड इनपुट फंक्शन, बट ओपन करते समय भी आई एम हैविंग टू ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट भी दो होने चाहिए। इन दैट केस यू कैन गेट अ एरर अगर वो ना हो तो। Yes, ma'am. वैसे ही है, but it is showing error. बेटा kindly share your screenshot in the chat box and only I can tell you what is the problem. कौन से टॉपिक में बनाया था? सिंपल था कि आपने इफ का प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट का यूज किया था? मैम प्रीवियस क्लास में आपने वो करा है ना 5+9, वो मैं कौन सा बेटा? वो आपने प्रीवियस क्लास फर्स्ट सेशन में दिखाया था ना, वो मैं कर रहा था। एक बार प्रोग्राम का नाम बता दो, मेरे मैम? को थोड़ा सा आइडिया। मैम? 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 हाँ बेटा बोलिए बोलिए। मैम मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया मैम चैट में। स्क्रीनशॉट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम वो वर्क नहीं हो रहा मैम। अगर टेबल का नाम नंबर लिखते हैं ना मैम, वो फिर क्लोज हो रहा है। अच्छा, ये आई थिंक ये आपके सीएमडी में काम कर रहे हैं क्या? आपने इसको मैम? कैसे रन कर रहे हो? आपने वहां स्क्रिप्ट मोड पे जाके रन किया था, रन मॉड्यूल? यस मैम, मैंने ऐसे किया था मैम। सेव करने के बाद फिर से ओपन करने के बाद ऐसे आ रहा है मैम। नहीं बेटा, इसको ऐसे ओपन नहीं करना, आपको पहले आईडीएलई ओपन करना है और Okay, वहां मैम। से जाके आपको फाइल पे जाइए, ठीक है, ओके मैम। और ओपन करो फाइल को, ठीक है, इस तरीके से ओके ओपन करो। ओके मैम, तब मैम एक बार ट्राई करती हूँ। ठीक है। हाँ जी बेटा, और कोई डाउट? कुछ बोल रहे थे आप? मैम एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बोलिए। मैम जो आपने मैम कल का और मैम कोड बताया था मैम, वो मुझे समझ में नहीं आया मैम, पाइथन वाला। कल का कोड? यस मैम। कल कौन सा कोड बेटा? कल हमने ऑपरेटर्स लिए थे और हमने इफ प्रोग्रामिंग करवाई थी, कौन सा वाला पूछ रहे हो? मैम ऑप्टेटर्स वाला। आप एक काम करो, ये जितने भी हम सेशन ले रहे हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है। आप यूट्यूब पे इसका जो इन्वेंटेड एजुकेशन का लिंक है वहां पे जाओ, आपको कल के सेशन का भी यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार वहां पे भी क्वेरी कर सकते हो, आपको वहां पे भी आपको आंसर देंगे। आप उसको अच्छे से देखो, उस क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। यस मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। Ma'am, हाँ जी हाँ जी, ma'am, बोलो my if हिमांशी। else concept, ma'am, my if and else concept is not clear. इफ एल्स कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर। Yes, ma'am. Ma'am, I came late. डू वन थिंग, अभी ये वीडियो का जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब में जाके एक बार चेक करना, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही 3-4 मैंने एग्जाम्पल के साथ इफ एल्स प्रोग्रामिंग को समझाया है। यूट्यूब में वीडियो जाके चेक करिए, उसको एक बार ध्यान से देखिए, क्लैरिटी हो जाएगी। नहीं होती तो आप वहां पे भी एक मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी हाँ Yes, जी, मैम। आशी प्लीज बेटा बोलो। मैम रिमाइंडर साइन नहीं समझ आया। बेटा रिमाइंडर, जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, कोई बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 है, 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या होता है? अगर जब रेसिड्यू जो रिमेनिंग नंबर, मान लो कि 8 जो है वो तो 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 के टेबल में 8 आता है, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तब तो 0 आंसर आएगा। लेकिन अगर 9 है, 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा बताओ? मैम 1 बचेगा ना। तो जो रिमाइंडर वाला, जो मॉड्यूलस वाला है, वो रिमाइंडर का आंसर देता है, और जो स्लैश वाला जो ऑपरेटर मैंने कल दिखाया था वो क्वोशिएंट, ठीक है। जैसे 2 4 8, तो आपका आंसर 4 होगा उस केस में, ठीक है। लेकिन